आइए मिलकर बाल तस्करी को रोकें और संकल्प लें, क्योंकि इस व्यवसाय में किसी के बेटे, बेटी, भाई बहन को तस्कर अपना शिकार बना सकते हैं। आपको बताते चले, चंदन चौक की पुलिस द्वारा अभियान चलाकर बाल तस्करी को रोकने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बाल तस्करी को रोका जा सके। तेज तर्रार इंस्पेक्टर चंदन चौक की राम लखन पटेल ने अपने पुलिस स्टाफ के साथ गांव-गांव जाकर इस अभियान की अलख जगा रहे हैं। याद रहे कि आजकल बाल तस्करी बहुत ही ज्यादा बढ़ने के कारण इसकी रोकथाम के लिए चंदन चौक की पुलिस व एसएसबी द्वारा अभियान चलाकर इसको रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ यह है कि बाल तस्करी को जड़ से खत्म कर दिया जाए, जिससे सभी के बेटे, बेटी और भाई बहन सुरक्षित रह सके, क्योंकि इस तस्करी में तस्कर किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। इस अभियान में तेज तर्रार इंस्पेक्टर चंदन चौक के राम लखन पटेल के साथ राहुल कुमार, रजत कुमार, श्लोक, नितिन यादव, नितिन कुमार, एसएसबी के एसआई जीडी मदन गोपाल, उदय कुमार, राजेंद्र, दीपक सिंह आदि इस अभियान को सफल बना रहे हैं। R24 न्यूज के लिए जिला ब्यूरो चीफ नागेश कुमार, लखीमपुर खीरी की खास रिपोर्ट। के बाद में अगर आपसे कहा जाता है कि आप सिग्नेचर कर दो तो आप सिग्नेचर नहीं करते। जो है 7 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को पढ़ाई मुफ्त, खाना मुफ्त, किताबें मुफ्त, ड्रेस, जूता, चप्पल सारा कुछ मुफ्त कर दिया है। उसके बावजूद आप लोग बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि बाल श्रम जो है नहीं होना चाहिए। बाल श्रम देश की प्रगति में बाधक है। अगर हम सब लोग बाल श्रम ही करते रहे तो एक दिन वही होगा कि हम लोग ना पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, हमारा देश जो है प्रगति नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे सर लोग हैं, सारे सर जितने भी लोग हैं समाज पढ़े लिखे, 1 साल का टीकाकरण का कागज लगा के फिर उसको ऑनलाइन कराते हैं तो सरकार के द्वारा मिलता है 1000 रुपये। फिर वही जब हमारी बच्ची कक्षा 1 में पढ़ने जाती है तब सरकार की तरफ उसको मिलता है 2000 रुपया। फिर जब बच्ची कक्षा 5 पास करके कक्षा 6 में जाती है फिर बच्ची को मिलता है 2000 रुपया। फिर हमारी बच्ची वही जब कक्षा 8 पास करके कक्षा 9 में जाती है तब उसको एक मुश्त रकम 3000 रुपये की दी जाती है। जब वही बच्ची हमारी इंटर पास करके जाती है, चाहे वो होगी, तब हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब 2000 रुपया मिलेगा। उसके बाद जब हमारी बच्ची 1 साल की हो जाएगी, जब उसका 1 साल का टीकाकरण हो जाएगा, उस टीकाकरण की भी फोटो कॉपी उसमें लगा के फिर ऑनलाइन कराना पड़ेगा, तो उसमें हमें सरकार देगी 1000 रुपया। फिर वही बच्ची जब कक्षा 1 में पढ़ने जाएगी तब फिर रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं स्पॉन्सरशिप योजना, स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं अभी। स्पॉन्सरशिप योजना वो योजना है जिसके माता पिता या पिता माता में से एक या दोनों मृत हो चुके हों। ऐसी बच्चियों का पंजीकरण होता है हमारे यहाँ लखीमपुर प्रोबेशन से। लेकिन उन बच्चों को ही पैसा मिलता है जो पढ़ने जाते हैं। अगर पढ़ने नहीं जाते हैं तो उनको सरकार कोई पैसा नहीं देती। ठीक, तो स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत अगर किसके माता पिता या पिता में से कोई मृत हो गया या दोनों मृत हो गए, उन बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से आप जोड़ो। उसकी एक टीम बनाई जाती है, प्रधान और कई मेंबर्स होते हैं, इनके सबके साइन होते हैं। उसके बाद वो फार्म हमारे लखीमपुर प्रोबेशन में जाते हैं, वहाँ से फिर बच्ची को जो है पैसा मिलना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने एक हमारे सरकार की योजना सुनी होगी, बाल सेवा योजना, सुनी है? बाल सेवा योजना के बारे में आप लोगों को पता है? नहीं ना। बाल सेवा योजना उस समय से चल रही है जब हमारे वहाँ कोरोना आया था। कोरोना में आपने देखा होगा कि किसी के उनकी माँ खत्म हो गई तो किसी के पिताजी खत्म हो गए। ठीक, अब ऐसे बच्चे असहाय हो गए, उनकी कौन सहायता करेगा? बाल सेवा योजना भी 2 तरीके की हैं, एक बाल सेवा योजना है, एक सामान्य बाल सेवा योजना है। सामान्य बाल सेवा योजना का ये मतलब कोरोना में खत्म होता है, जो डॉक्टर के द्वारा बना के दी जाती है। ऐसी रिपोर्ट और बच्चे का फोटो वगैरह करा के आप जब ऑनलाइन कराएंगे तो ऐसे बच्चों को 4000 रुपया प्रतिमाह सरकार देती है। आप लोग समझ रहे हैं ना। और जैसे कि बहुत से लोग आपने देखा होगा पढ़ने बच्चे नहीं जाते। हमारा कहने का मतलब उन माता पिताओं से है कि बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया हुआ है। कोई बच्चा पढ़ाई से छूट न जाए। आपने देखा होगा कि अगर कोई आपको लावारिस बच्चा मिलता है तो आप उसे क्या करेंगे?
अपने घर रख लेंगे। कोई बच्चा यहाँ पे भटकता हुआ या रोड पे आप लोगों को लावारिस मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? उसको अपने घर रख लेंगे। उस बच्चे का फॉलो करेगी। उस बच्चे को हमारी टीम CWC लखीमपुर में पेश करने के बाद में उसको शेल्टर होम दिलाने का भी काम करती है। तो आप सभी बच्चों के लिए 1098 डायल करें। आप लोगों को 1090 के बारे में मालूम है? एक टोल फ्री नंबर सरकार ने चलाया है 1090। ये 1090 जो है इसकी हेल्प डेस्क हर थाने में बनी हुई है। ये महिलाओं का टोल फ्री नंबर है। जो भी महिलाएं प्रताड़ित होती हैं या कोई भी प्रताड़ित करता है तो ऐसी महिलाएं 1090 पे कॉल करेंगी। ठीक, आप लोग 1090 पे कॉल करेंगे तो पुलिस आपकी तुरंत सहायता करेगी। आप लोगों को और मैं बता दूं 181 नंबर भी एक होता है, ये भी महिलाओं के लिए ही। 181 जो नंबर है वो महिलाओं के लिए है। नंबर याद रखना आप लोग। वो उन महिलाओं के लिए है जो शादी के बाद में अपनी ससुराल जाती है। जब वो ससुराल जाती है तो उनके ससुराल वाले क्या करते हैं? दहेज के लिए उनको पीड़ित करने लगते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने तो हमको मोटरसाइकिल ही नहीं दी, तुम्हारे पिताजी ने हमको 10 लाख रुपए देने को कहा था, दिए ही नहीं। मारते पीटते हैं ना, तुम्हारे पिताजी ने हमको तो कहा था कि हम कार देंगे, बट हमको उन्होंने कार नहीं दी। तो मारना पीटने लगते हैं, प्रताड़ित करने लगते हैं। ऐसे महिलाओं के लिए 181 नंबर है। आप 181 नंबर पर कॉल करेंगी, आपको जो है पुलिस सहायता करेगी और उचित निर्णय दिलाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं एक नंबर है 1075। ओह सॉरी 1075 है। जैसे कि अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ी आग आके उसका जो है चेकअप करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नंबर है 1076। ये पोर्टल नंबर है। अगर किसी को भी किसी तरीके से अगर न्याय नहीं मिल रहा है या वो न्याय से वंचित रह जाता है तो ऐसे लोग 1076 पे अपनी कॉल दर्ज कराएंगे। 19 में चलाया था बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान। वो बच्चियां जिनको लोग देख के छेड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि एक गुड टच होता है, तो ये बैड टच होगा। इस तरीके से हमने ये बताया था जैसे कि बालिकाएं पढ़ने जाती हैं, अगर उनको कुछ लोग छेड़ते हैं तो उनके पास में सुरक्षा के क्या कोई इंतजाम है? उनका सेफ्टी पिन उनके पास में है। एक प्रकार आता है गोला खींचने वाला, वो उनके पास में है। वो उससे उसको जो है हथियार के रूप में उसी को उस समय बिल्कुल सरेंडर कर देना चाहिए। उन गुंडों के हाथ उनको बिल्कुल सरेंडर कर देना चाहिए। कोई एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। बट जहाँ पे वो भीड़ भाड़ देखे तो चिल्लाना शुरू करें। जब वो चिल्लाना शुरू करेंगी तो ऐसी जगह पे क्या होगा? लोग उधर आकर्षित होंगे, उस गाड़ी को रोकेंगे, उनको पकड़ लेंगे, पुलिस को फोन कर देंगे, पुलिस उनको जो है दंड देगी। ठीक है, ये बच्चियों के लिए है कि बच्चियां अपना बचाव कैसे करें। ठीक है, ये बच्चियों के बचाव का जो है हमने बताया हुआ है। और भी कुछ लोग अगर पूछना चाहें तो। अच्छा, आप लोगों को क्या विधवा पेंशन मिल रही नहीं? क्यों? फार्म आप लोगों ने ऑनलाइन कराए थे ना? तब वो पड़ा। अभी बीच में एक वो चला था KYC करवाई पर फिर भी नहीं मिला। आप जो भी महिलाएं हैं विधवा, ये महिलाएं यहाँ के प्रधान जी से मिले, ठीक है, और मैं आपको अपना एक नंबर दे के जाऊँगा। उस नंबर पे आप जो है प्रधान जी से मिलकर आप कॉल करेंगे। मैं प्रोबेशन में कॉल करूँगा, यहाँ से प्रोबेशन लखीमपुर खीरी में, ठीक। तो वहाँ से जो विधवाओं का वो नहीं है अभी विधवा पेंशन, अच्छा पहले मिल रही थी, नहीं मिली। नाम है इंद्र कुमार अवस्थी। थोड़ा नंबरों के बारे में बताइए, कौन कौन से नंबर पर कॉल करेंगे? मेरा सभी का प्रणाम। मैं ASP लखीमपुर खीरी, अपने FSP साहब चंदन चौकी सर और
एसएसपी सर मदन सर की तरफ से और सभी साथियों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाला यहाँ आए। ये सरकार की योजना है, कवच योजना के तहत हम लोग आप लोग को जागरूक करने आए हैं। इसके तहत ये बताया गया मानव तस्करी जो अपना नेपाल का जो लगा हुआ बॉर्डर है, भारत में जो यूपी है मानव तस्करी में नंबर 1 पे है। जो आज तक का डाटा है या जो मीडिया बता रही है या फिर एजेंसियां बता रही हैं, जो भारत में जो सबसे ज़्यादा तस्करी होती है अग्रणी है इस चीज़ में। ये नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं है, क्योंकि जो नेपाल से लगी हुई सीमा है अपने यहाँ बहराइच से शुरू होकर महाराजगंज तक 5 जिलों से लगती हुई है। तो नेपाल के ज़्यादा क्षेत्र जो दूरियाँ हैं सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी की ही लगा हुआ है। जितना भी तस्करी या होती है बच्चों को हो या महिलाओं की हो या अन्य चीज़ की तस्करी होती है, लखीमपुर खीरी बचा नहीं है। आप सब लोगों को जागरूक करने के लिए सब लोग आए हुए हैं। आप लोगों की सहायता के लिए, हेल्प के लिए जितना हो सकता हो पूरी कोशिश करेंगे। आप लेकिन इनकी बातों जब आप समझेंगे, अपनी बात उनको बताएंगे, तभी तो आपकी कुछ हेल्प कर पाएंगे। यहाँ अगर कोई प्रताड़ित करता है, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे तस्करी होती है, कोई इस तरह का अनर्गल आदमी आता है, कब्जा करता है या सामान के आदान प्रदान करता है, बच्चे के बहला फुसला ले जाता है, मानव तस्करी करता है। जब सर लोग को मालूम नहीं होगा, ये हम लोग को मालूम नहीं होगा, तो ऐसे कोई जान पाएगा नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। मान लीजिए अगर जैसे यहाँ पे बाढ़ आती है तो पानी की सूचना पहुँचती है मुख्यालय तक, यहाँ बाढ़ आ गई, सब लोग आपकी हेल्प के लिए प्रशासन आता नहीं आता है। उसी प्रकार जैसे आपको कहीं मारपीट होती, झगड़ा होती, कहीं मान लीजिए कि आपकी बच्ची पढ़ने गई है, कहीं छेड़खानी हुई, बीमार होती, 112 नंबर है। 112 नंबर जानते हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं आती नहीं कराती, गाड़ी आती है 112 की, 112 कॉल करिए, अभी गाड़ी इसके बाद मान लीजिए 112 यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब सरकार की जैसे गया है लिखा पढ़ी कि यहाँ पे नेटवर्क व्यवस्था होगी। जैसे यहाँ नेटवर्क जंगल की वजह से गाड़ी जो सूचना आती है सीधा नेट के थ्रू आती है, मैसेज आता है कि मान लीजिए यहाँ झगड़ा हो रहा है, उसकी दिक्कत की वजह से यहाँ गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। आपके इधर गौरी फंटा में भी है, संपूर्ण नगर में भी है, क्योंकि इधर नेटवर्क की वजह से दिक्कत की वजह से नहीं आ पाई है। जैसे बाल तस्करी और मानव तस्करी, इसमें अंतर यही है कि जो आदमी जो जाते हैं 14 साल से बड़े, 18 साल 16 साल, अब यहाँ होता छोटा बच्चा लेके गए, उसको आप होटल पे लगवा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह लगा रहे हैं। मान लीजिए आप तो जान रहे हैं कि बच्चा हमारा काम करने गया है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा, ना बच्चे को मालूम होगा, बच्चे को बेच दिया जाता है। उसको जितना मजदूरी मिलनी चाहिए, पहली बात तो मजदूरी 18 साल तक इसीलिए पढ़ाई ज़रूरी इसलिए होती है कि जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए कि सर लोग आए हैं कि जान ही नहीं पाएंगे सर का क्या नाम है, आप पढ़े रहेंगे तभी जान पाएंगे या कोई बताएगा। अब कहीं भीड़ में जैसे गए, मान लीजिए हम ही आपको किडनैप कर रहे हैं, हमारा नाम देख लें नेम प्लेट में पढ़ा हुआ, जान तो जाएंगे कि हम ये नाम के हैं। पढ़ाई इसीलिए ज़रूरी होती है। अभी तक तो 6 से 14 तक सभी शिक्षा फ्री है, खाना भी फ्री है। तो अपने बच्चों को पढ़वाइए, पढ़ाने भेजिए, उनका समय दीजिए जिससे आगे बढ़ सके। और जो आपके यहाँ महिलाओं संबंधित परेशानी होती है, जैसे झगड़ा होता है, बार आप लोग कम से कम कॉल आएगी, जैसे सर लोग आएंगे आपको पूरी हेल्प करेंगे। ये मत सोचिए कि हमारी जैसे मैं फ़ोन करूंगा तो मुझे पता हो जाएगी, मान लीजिए कि दूसरे फ़ोन किया तो हमारे नाम पता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर आपके पड़ोस में कहीं झगड़ा हो रहा है तो माँ की बेचारी परेशान की जा रही है, तो उसको फ़ोन करिए, आपका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। इसी तरह जो बच्चा चाइल्ड लाइन का भी होता है, कहीं खो गया है या मिल गया है, उसको फ़ोन करके आपका गोपनीय रखा जाएगा, आपका नाम ओपन नहीं किया जाएगा। ये डरने का सकता नहीं कि हमें बताया जाए कल हमारा पड़ोसी हमको मारे पीटेगा, गाली देगा, इसके लिए डरने का सकता नहीं है। लेकिन जब 100 नंबर के कॉल है, 100 नंबर में तो आप जैसे पुलिस वाले में आप कोई भी पैसे संबंधित कोई लेन देन हो,
जिसका भी है, मान लीजिए बताइए, तो वो तुरंत आप कार्रवाई होगी। जैसे आप पैसा आपके फ़ोन करते कि मैं आपका भाई बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट में डाल दीजिए इतना पैसा, तो अकाउंट नंबर आप उसको देंगे तो तुरंत पकड़ होगी उसकी। माता जी आप रोइए नहीं, ठीक है। आप भाई साहब आप लेके अगर नहीं करते हैं तो सर से एक बार संपर्क कर लेना। बता दिया, हमें बता देना, थाने ले हम करवा देंगे, बुलवा करवा देंगे बलराम को। देखो हम लोग भी आपके परिवार के तो ही छोटे मोटे काम जो भी बताओ और हम करवा, हमारे पास कोई काम नहीं है, तुम लोग काम करवाते रहे, हमारे पास कोई क्राइम काम नहीं है, गलत यही करते रहे। बनवा देंगे, परेशान ना हो, तुम तो कल के लेके आना, बुलवा करवा देंगे, ठीक है। आप भी चले आना, डीपीओ के यहाँ चले आना, ठीक है। दिक्कत होती है तो बाजार कहाँ लगता है, हम लोग ये रोज है ना। जब आप अगर कोई घटना मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है, आप अगर देखते हो सूचना दीजिए, आप नहीं कर, मान लीजिए कल स्वयं अपना हो गया तो एक्सीडेंट तो कोई दूसरा भगवान देख रहा है, कोई सहायता करेगा। तो आप अगर कहीं गलत हो रहा है, आप आवाज़ उठाएंगे नहीं तो आवाज़ दबी रहेगी। ये चीज़ जानिए कि अगर मान लो जुर्म सहेंगे तो सहते ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए माता जी अब रो रही, अब रोने से तो कोई फायदा होगा नहीं, जैसे आप बताए हैं। अब इनका काम हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। ऐसी बात नहीं, अगर आप उनको नहीं बना रहे हैं तो एक बार सर के पास जरूर चले जाना, रिक्वेस्ट आपसे भाई, प्योर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितने भी लोग हैं, ऐसी बात तो नहीं किसी पास समस्या नहीं, लेकिन हम बोल ही नहीं पा रहे होंगे आप। क्या पढ़े लिखे हैं नहीं, जय हिंद। श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक चंदन चौकी, ये कंपनी 39 बटालियन SSB के प्रभारी साहब और पत्रकार बंधु, अब देवरिया कला के देवराही से आए लोग, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं इंस्पेक्टर, ये अभियान चला है योजना कवच। योजना कवच में हम लोग आए हैं इस अभियान में बताने के लिए कि योजना कवच में कौन कौन सी चीज़ जानकारी की जाए। योजना कवच में मुख्य बातें हैं कि तस्करी, मानव तस्करी, बाल तस्करी, उसके बाद महिलाओं से संबंधित अपराध, बच्चों से संबंधित अपराध, इनको रोकथाम कैसे किया जाए, और बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, ये रोकने के प्रयास हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मानव तस्करी एक गांव से दूसरे गांव नहीं होता है, इसकी दूरी कोई निश्चित नहीं है। इस गांव से कोई आदमी उस गांव में जाएगा तो शाम तक पता चल जाएगा, आप अपने आदमी को ढूंढना होगा। लेकिन जब वो दूर चला जाएगा, अपरिचित जगह पर चला जाएगा तो मिलना मुश्किल है। मानव तस्करी SSP जो बॉर्डर पर लगी है, इनका मुख्य काम है कि तस्करी को रोकना, चाहे वो सामान की तस्करी हो, चाहे मानव तस्करी हो, इसी काम के लिए लगे हैं। और प्रभारी सर, मैं ये कहूँगा कि आपका जो फोर्स लगा है बॉर्डर पर जो गश्त करता है, तो आमतौर से 2-2 लोगों के जोड़ी में वो जाता है, और इनका भी क्षेत्र बटा हुआ है। जैसे एक पोल से दूसरे पोल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की होती होगी सर। अब आपके सिपाही जब जाते हैं
तो 2 की जोड़ी में जाते हैं और कोई वहाँ पहुँचने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए अपने हिसाब से हो जाते हैं। हम कहीं जाते हैं, कोई काम ज़रूरी है तो हम उस हिसाब से जाते हैं, और वो काम ज़रूरी नहीं है, जाना है केवल, तो हम दूसरी स्पीड से जाते हैं, दूसरी मानसिकता जाते हैं, बात करते हुए जाते हैं, बीड़ी पीते सिगरेट पीते हुए जाते हैं। तो ये जो गश्त हो रही है लगभग इसी तरीके से हो रही है कि वो जाते हैं और फिर वहाँ से फिर रिटर्न होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि या उस पार से इस पार जाने वाला तो वो देखेगा कि 80 किलोमीटर की दूरी गए तो एक रेशियो से जा रहे हैं, एक रेशियो से अपने मर्जी से आ रहे हैं, तो जो पार करने वाला होगा वो ये देखेगा कि ये अब इधर निकल गए और 1 किलोमीटर जाएंगे और 1 किलोमीटर आएंगे, तब तक वो झाड़ी में छिपा रहेगा। अब वो अंदाज लगा लिया 1 दिन 2 दिन 4 दिन देख करके कि यहाँ से 1 किलोमीटर जाते हैं फिर आते हैं तो कम से कम 35 मिनट 40 मिनट लगता है। तो वो 35 मिनट 40 मिनट उसको गैप मिल गया, उस अंदर वो अवैध काम कर सकता है। 100-200 मीटर उधर खड़ा है तो 100-200 मीटर इधर जंगल में आ गया, फिर अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते वो कहीं भी जा सकता है। तो वो आपकी SOP होगी, उसके आधार पर आप काम करते होंगे, लेकिन हमको इस बात को कहने की ज़रूरत केवल इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि जब जाएँ आप 2 लोग तो 1 लोग 100 मीटर आगे चले जाएं, जिससे कि उनका कनेक्शन बना रहे, आवाज़ देने पर वो सुन लें, और 1 लोग 100 मीटर पीछे रहे। जब दूसरा पीछे वाला वहाँ चला जाए तो आगे वाला एडवांस करे और जो पहले पहुंचा है वहाँ वो रुका रहे, पीछे मुड़ करके देखता रहे कि कहीं कोई गतिविधि तो नहीं हो। इस तरीके से करेंगे तो हमें लग रहा है कि बेहतर वॉचिंग होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे सामान आ जा सकते हैं, आदमी को पार किया जा सकता है। तस्करी जो मानव की तस्करी है वो आदमी समझ ही नहीं पाता कि मेरी तस्करी हो रही है। अगर वो जान जाए कि मेरी तस्करी हो रही है तो पकड़ करके ले जाओ, अब्बे हाथ काट करके भाग लेगा हाथ से कि अरे हमको ये ले जा रहा है बेचने के लिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जा रहा है। उसे तो मोटिवेट कर दिया गया है कि तुम्हें बाजार ले चलेंगे, मेला ले चलेंगे, नौकरी दिलाने के लिए ले चलेंगे, फलाने काम के लिए। अब बोलना नहीं तो पुलिस जाने नहीं देगी, पुलिस पकड़ भी लेगी तो वो बोलेगा नहीं। इसी तरीके से लड़कियां और लड़के खास करके नए उम्र के हैं जो तस्कर हैं, उनका लड़कियों को ही ये बता दिए कि हम दिल्ली में नौकरी दिलाएंगे, आधार कार्ड ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना, और फला तारीख को आप लोग बस से बैठ लेना, हम पैसा दे देंगे, फला ले जाके दे देना, टिकट लेकर के दे देना, वहाँ पहुँच जाओगे दिल्ली, वहाँ नौकरी मिल जाएगी। और कहीं पोल न खुलने पाए नहीं तो वो जाने नहीं देंगे। अब वो 10 लोग लड़कियां अलग अलग जगह से चल करके एक जगह पहुंच गई। कोई पूछ भी रहा है कि 10 लड़कियां एक ही शक्ल सूरत की, एक ही उम्र की, ये कहाँ जा रही है। अब उनसे पूछने पर वो बता नहीं रही है, क्योंकि उनके दिमाग में दूसरी चीज चल रही है, उन्हें मालूम तो नहीं है कि तस्करी हो रही है, इसलिए वो सही चीज बता भी नहीं रही है। आधार कार्ड दिखा दिया, टिकट दिखा दिया और जाने का रीजन बता दिया कि मैं फला जगह जा रहा हूँ। तो पुलिस वाले क्या कर लेंगे जब जान नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ अपराध हो रहा है, तो वो क्या मदद करेंगे, क्योंकि जिसका तस्करी हो रहा है वो खुद नहीं जान रहा है तो बताएगा। अब ऐसे लोगों को मान लीजिए कि दिल्ली पहुंचा दिए, 10 लोगों को 10,000 रुपया मिलता है, और 4 महीने के बाद उसने कहा कि अब काम इस फैक्ट्री में नहीं है, आप लोग चाहो तो घर चले जाओ, चाहे दूसरा काम कर लो।
अब जो 4 महीने हो गया वो सोचेगा कि अभी 4 ही महीना हुआ है, कुछ और कमा लेते तो जाते तो अच्छा होता। अब वो लालच में पड़ जाएगा, 2-4 दिन में कहेगा कोई और काम करो, कोई और दिखाओ। और जो लेके गया है वो अपनी योजना बना रहा है कि भाई 10 लोगों में से किसी और जगह कर दिया, किसी और जगह कर दिया, तो वो समय में उसको एडजस्ट किया रहा। उसके बाद कहा कि भाई कौन जाना चाह रहा है वहाँ, दुबई कौन जाना चाहता है, अमेरिका कौन जाना चाहता है, वहाँ तो इतनी मिलेगी। तो जो 10,000 यहाँ पा रहा था वो कहेगा 50,000 वहाँ मिलेगा, वो राजी हो जाएगा, फोटो पासपोर्ट वो बनवा देगा और उसके बाद वो ले जा करके उनको उस देश में छोड़ दीजिएगा। छोड़ देगा तो वहाँ जाने पर कौन सा काम मिलेगा, कौन सी मुसीबत होगी, अब कब उसको पता चलेगा, जब उसके साथ अत्याचार होने लगेगा। जिस काम के लिए गया उससे ज़्यादा करना है, उस काम से हट करके करना है। मुख्य रूप से इस कामों में लगाए जाते हैं वेश्यावृत्ति के लिए, औरतों को वेश्यावृत्ति के लिए मकानों में, घरों में कहीं भी लगा देते हैं। दूसरी बात कि और भी पुरुष हैं, लड़के हैं, उनका अंग बेचने के लिए वहाँ ले जाते हैं, उनके शरीर के पूरे पार्ट निकाल लेते हैं और ले जा कर के उनको बेच देते हैं। एक आदमी को बेचने में, ये जो तस्करी करने वाली गिरोह है उसके एक आदमी बेचने पर लगभग 5 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है। वो 4 लाख रुपया दे करके आपको दिल्ली में अपने पास से वेतन दे करके, पैसा दे करके आपको रोके रहेगा कि कहीं से कोई गुंजाइश न रह जाए पकड़ने की और हम कमा लें। जब आप वहाँ चले जाओगे, बाहर चले जाओगे, जब ये समस्या आने लगेगी और आप वहाँ से, वो आदमी निकल हो गई, ये बहुत जटिल समस्या है। दूसरी बात कि तस्करी हो गई, अब वो आए कैसे, उसको आने दें तब तो ठीक है। कहीं भी हो, आप कहीं भी फंस जाओ, बाहर के देश में आपके जानने वाला अगर कहीं हो कि हमारा आदमी किसी देश में छिपा है और आ नहीं पा रहा है, किसी और से बात नहीं हो पा रही है, यदि उससे संपर्क हो तो आप उससे सीधे बताओ कि भाई किसी तरीके से वहाँ से निकल करके आप वहाँ के दूतावास में घुस जाओ। हर देश में एक दूतावास होगा। दूतावास में जैसे मान लो आपकी ये घर है, अब इस घर में हमें घुसने का अधिकार नहीं है, हम दौड़ाते हुए किसी को आए और इसमें घुस गया, तो हम दरवाजे पर रुक जाएंगे जब तक घर वाले को हम बता नहीं देंगे कि हम इस घर में इसके पकड़ने के लिए घुसेंगे, तब तक हम घुस नहीं सकते। उसी तरीके से दूतावास में, जिस देश का दूतावास है उसमें आप घुस गए तो वहाँ की पुलिस है, चाहे कोई एजेंसी, चाहे गुंडा बदमाश, आपको उसमें अंदर पकड़ने के लिए नहीं जाएगा। अब वहाँ जा कर के आप चाहे जिस भाषा में आप बोल रहे हो वो बात आप अपनी कहो, वो समझ जाएंगे और आपके देश से, आपके घर से वो संपर्क करके और निःशुल्क बिना पैसे का आपके घर पहुँचाएंगे। आपके जानकारी में अगर कहीं कोई भी ऐसा हो तो ये चीज़ आप बता दीजिए। मानव तस्करी के लिए कि जिसकी ज़िंदगी ऐसे गर्त में पड़ जा रही है, वो उसका दर्द वही जानता होगा। अगर आपके सिर्फ एक ज़बान चलाने से, एक फ़ोन करने से किसी की ज़िंदगी अगर बच जा रही है तो सोचो आप का पा लिए। दिखाई तो कुछ नहीं देगा, लेकिन आप कलेजे से इतना मजबूत हो जाओगे कि सोचोगे कि हमने इतना बड़ा काम किया है और इससे एक आदमी की ज़िंदगी बच गई है। वो आप
स्वयं महसूस करेगा कि हमने कितना बड़ा काम किया है। इसलिए जब भी आपको कोई तस्करी का शंका लगे, बालक का तस्करी हो रहा है, लड़की का हो रहा है, किसी भी आदमी का है, भूला लग रहा है, भटका लग रहा है, इधर उधर घूम रहा है, पागल जैसे है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अगर ये लग रहा है कि ये थोड़ी सी मुसीबत है तो कृपया करके आप थाने को किसी भी नंबर पर आप फ़ोन कर दीजिए, 112 पर कर दीजिए, थाने पर कर दीजिए, किसी भी सिपाही को जो वर्दी वाला दिखाई दे रहा है इसको फ़ोन कर दीजिए। तो ये होगा कि हर थाने पर एक बाल कल्याण अधिकारी, एक महिला बाल कल्याण अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल नियुक्त इस काम के लिए। अगर ऐसी सूचना होगी तो तुरंत वो आएंगे, उसकी बात वो भी समझ पाएँ या ना समझ पाएँ वो ले जाएंगे।